हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसमें लेक्चर नंबर 3 है। उसमें आप 2 पॉइंट कवर करूंगा। उसमें जो आपके बुक्स में 14.2.3 फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी एक, उसके बाद में आइंस्टाइन की जो पोस्टुलेट्स है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 1 बाय 1 आपके जो पॉइंट्स होंगे बुक्स में, जो 9-10 पॉइंट जो है, उस पॉइंट को डिस्कशन करने वाले। तो चलो बच्चों, आज सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। आपको सवाल जो आने वाला है 2 मार्क के लिए फेल्योर का, तो मैं 4 पॉइंट आपको लिख के दूंगा, वही 4 पॉइंट्स आपको करने। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप लोग देख रहे हैं मैंने कुछ पॉइंट जो फेल्योर हो गई हमारी, जो वेव थ्योरी फेल क्यों हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसके पहले हमने लाइट सेक्शन में पढ़ा होगा मे बी। सबसे मेन क्या है, वेव थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन मेनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फेल हो गई वेव थ्योरी। क्यों? क्योंकि भैया वेव थ्योरी में रेडिएशन में क्या कहा जाता है कि एक्चुअल में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ड्यूअल नेचर का, मतलब ये जो रेडिएशन से ये वेव बोल के भी काम कर रहे हैं, साथ में पार्टिकल। पार्टिकल कौन है? फोटॉन्स। लेकिन इसमें ओनली एंड ओनली जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो ओनली वेव लेके आ रहे हैं, ऐसे कंसीडर किया गया। इसके कारण सब कुछ लफड़ा होने लगा। सही में ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट लिख के दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह पढ़ा, कोई मेटल सरफेस पे अगर लाइट आती है ऐसे, तो लाइट आने के बाद ऐसे नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, बाद में फ्री होने के लिए वर्क फंक्शन लगता है, बाद में इमिट होगा, ऐसे नहीं, टाइम नहीं लगता है। आगे जैसे फोटोन इंसिडेंट होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तुरंत होता है। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से वो कह रहे क्या है मालूम है? ये बोलते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस ऑफ, है ना, जितने भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन से ये एनर्जी पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद मेटल सरफेस विल रिक्वायर द रीजनेबल टाइम। तो वो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग उठने के बाद तुरंत कॉलेज में नहीं जाते, टाइम लगता है ना, तो वैसा टाइम लगेगा, उनका कहना है। कुछ टाइम लेंगे कि एनर्जी ऑब्जर्व करना, फ्री होना, बाद में इमिशन। एक्चुअल में ये गलत है, वेव थ्योरी के हिसाब से ये गलत है, कोई टाइम नहीं लगता है ये बोल रहे। लेकिन ऑब्जर्व द एनर्जी मेटल सरफेस विल रिक्वायर रीजनेबल टाइम, टाइम लगता है ऐसा कहना है उसका। एक्यूमुलेटेड द सफिशिएंटली एनर्जी नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका कहना है एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे। दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोल गए, फिर चलो बाहर जाना है, तो बाहर तुरंत नहीं जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, थोड़ा है ना, कंघी घुमाएंगे, तेल गिल लगाएंगे, फ्रेश होके बाहर, नहीं, ऐसा टाइम नहीं लगता है, गलत है एक्चुअली। ये सही है, वेव थ्योरी के हिसाब से नॉकआउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। एक्चुअली ये वेव थ्योरी यहां पे फेल हो गई। उनका कहना है टाइम लगता है, और हमने कहा है नो टाइम लैग, यहां पे टाइम लगता नहीं है। एक्चुअल ये सही है, और ये जो है ये गलत है। बात समझे? यहां पे फेल हो गया हमारी वेव थ्योरी। नेक्स्ट क्या है देखो, सिंस लार्ज इंसिडेंट इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना, मतलब धूप बढ़ गई, या लाइट का वैट बढ़ गया, 60 वैट था अभी 100 वैट कर दिया, इंप्लाइज द लार्ज एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन आर एक्सपेक्टेड टू द इमिट द विथ लार्ज काइनेटिक एनर्जी। उनका कहना है एनर्जी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड है कि वो लार्ज काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। बट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से शो दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी। हमारी काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड है भैया, वो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड। ये तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, कह रहा है कौन? वेव थ्योरी कह रही है ऐसे, मैं नहीं कह रहा। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी पे डिपेंड है, हम कह रहे हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड किस पे है? फ्रीक्वेंसी पे। देखो पढ़ लो यहां पे, एक्सपेक्टेड, देखो एक्सपेक्टेड टू द इमिटेड लार्ज काइनेटिक एनर्जी से होगा, किसके कारण? तो एनर्जी ज्यादा दे रहे इसलिए, या इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। गलत पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके पहले तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है
है ना। बट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा गया, हमने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया अभी, शो दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, किसके है डिपेंड, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ये उन्होंने गलत कहा है। बात समझ में आ रही है? उनका कहना है कि इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है, नहीं है। हमने ऑब्जर्वेशन किया काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे। यही इनका एक फेल्यूर है भैया, मेन फेल्यूर है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। फोर्थ नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन टू इमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं, मतलब उनका कहना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ना, ये डू नॉट डिपेंड, मतलब कोई डिपेंड चीज नहीं इसकी। वो कहता है कि इंटेंसिटी अगर इन्हें मिल जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, बाहर निकले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में भैया ऑब्जर्वेशन में ये देखो, यहां से ये वेव थ्योरी का इक्वेशन है, ये पूरा वेव थ्योरी के बारे में बताया गया ये चीज है। और हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या देखा हमने कि अगर इन यहां पे इंडिकेट दैट फॉर अ गिवन मेटल सरफेस सम क्या रखा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम याद आ रहा है, थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम रही ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होते। मतलब आपको मिनिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ती है। मतलब जैसे कि मैंने कहा है कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, 2 दी तो भी नहीं होते, 3 दी तो भी नहीं, 4 दिए तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगी तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते। बात समझे क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर्स है। और वेव थ्योरी के लिए वो फैक्टर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो ज्यादा फोटॉन्स आए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। एक्चुअल में गलत है भैया। सही ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कितने इमिट करना है, 10, 15, 20, 40, 50। और फ्रीक्वेंसी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, उसका भागना दौड़ना। या ये जो एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन जो है वो प्लैंक्स के हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने जो परफेक्टली जो ब्लैक बॉडी से उन्होंने कहा था हम लोगों को कि ये जो क्वांटाइजेशन जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी रेडिएट करती है, तो उसको थोड़ा सा कुछ एक्सटेंड किया गया है। मतलब ये एक्चुअली ये जो थ्योरी है ना, ये प्लैंक्स नाम की थ्योरी थी, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपडेशन दिए हैं। किसने? आइंस्टाइन ने 1905 में। कब बच्चों? 1905 में जो प्लैंक्स की जो हाइपोथेसिस थी, वो एनर्जी क्वांटाइजेशन, यही आगे बढ़ा के आइंस्टाइन ने हम लोगों को कुछ उसके बारे में पोस्टुलेट दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्चुअली थ्योरी किसकी है? प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट है उनकी है। उसको आगे कब बढ़ा गया? 1905 में। क्या बढ़ा गया क्या नहीं है वो तो बात करने वाले हैं हम लोग। तो ये जो लाइट है बी एज अ पार्टिकल, उन्होंने कहा है कि क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर का नाम ही ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब पार्टिकल भी है और वेव्स भी है। आइंस्टाइन ने यह बताने की कोशिश की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उन्होंने कहा है कि ये जो फोटॉन्स आते हैं, इन फोटॉन के पास एक एनर्जी होती है भैया, और वो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी वैल्यू है 6.626 है। मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 जूल सेकंड। कैलकुलेशन में इजी जाती है। यहां पे 6.626 दिया आपके बुक्स में, मैंने लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब है। और हमारी जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स है, उनके पास जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये न्यू के कारण इसके पास एनर्जी आती है। मतलब हमारी जो एनर्जी इस फोटोन की, इस बंडल और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है, बंडल्स और पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर इमिट द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो ये बंडल और पैकेट या क्वांटा बोलते हैं, वो एनर्जी जो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर डिपेंड है भैया? ये सभी के सभी जो एनर्जी डिपेंड है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए उन्होंने कहा है अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हो, तो आप कह सकते हो कि इसके पास जो एनर्जी होगी रेडिएशन के पास, वो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो भी कैसे होगी? हाई होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी हाई तो रेडिएशन की भी जो एनर्जी है वो भी हाई होगी। ठीक है, एनर्जी भी आपकी किसके पास की?
रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वो भी आपकी हाई रहने वाली है, एनर्जी हाई होती है। साथ में किसी ने कहा कि सर अलग फॉर्म में, जैसे फ्रीक्वेंसी ना बोलते हो हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ क्या होती है? रिलेशन है C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। और भैया साउंड नाम का चैप्टर पढ़ा उसमें V इज इक्वल टू एन लैम्बडा पढ़ते थे। V इज द स्पीड ऑफ साउंड थी, यहां पे लाइट की स्पीड को C कहा जाता है। यहां पे n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड थी, यहां पे किसकी? यहां पे फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ दोनों समान है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि चलो फ्रीक्वेंसी का और इसका रिलेशन क्या मिलता है, ये रिलेशन समझ में आता है, डिवाइड आने वाला है। इसका मतलब ये है भैया, यहां पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो रेडिएशन हाई। अब इसको उल्टा बोलेंगे तो आप अगर वेवलेंथ, इसको लैम्बडा को क्या बोलते हैं? वेव की लेंथ है। वेवलेंथ अगर लेस हो, कम हो, तो यहां पे आपका रेडिएशन क्या होगा? रेडिएशन ऑफ एनर्जी हाई होगी। ओके, ये हम लोगों को कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आइंस्टाइन जी। एक्चुअली आइंस्टाइन के आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होंगे, ये तो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं बस। इसका मतलब क्या, इक्वेशन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक ही फोटोन के बारे में कहा गया है, अगर आप लोग ज्यादा फोटोन लोगे तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन इज द नंबर्स ऑफ फोटोन, कितने ही उसके ऊपर डिपेंड होती है। मैं एक फोटोन की बात कर रहा हूं फिलहाल में, एक ही फोटॉन्स की। अगर आपको ज्यादा फोटोन तो बहुत ज्यादा होते हैं सर, तो यही लेते हैं। लेकिन हम लोग पहले कोई भी चीज एक चीज के लिए पकड़ते हैं, बाद में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं भैया, समझे? चलो बढ़ना है तो हम लोग आप देखने वाले हैं, उसके पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट डाउन किया जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका मैथमेटिकली प्रूफ दिखा जाए तो मतलब ये कह रहा हूं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये बोल रहा हूं। और एनर्जी जो फोटोन की है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ऐसे भी वर्डिंग में लिखना है तो लिखो, आपके बुक्स में लिखा है वैसे, इसलिए बता रहा, बाकी कुछ नहीं है, बस वही मतलब है। तो बच्चों हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन द आइंस्टाइन पोस्टुलेट कौन कौन से हैं? तो ये हमने प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल किया था ना, इसके पहले 2 नंबर का लेक्चर्स जो ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके हिसाब से हम लोगों को 1 बाय 1 पॉइंट बताना जरूरी है। आपके बुक के हिसाब से 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, देखो आपका एक्चुअली ये जो ऑब्जर्वेशन किया हमने प्रैक्टिकली, वही चीजें हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं धीमे धीमे, करेक्ट है? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कुछ फेल्यूर जो वेव थ्योरी होगी उसका बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने वही पढ़ा है, वही पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पहला ही पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, आइंस्टाइन के हिसाब से फोटोन मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे इस मेटल सरफेस पे, ये जूम आ रहे, जैसे आने के बाद इसके अंदर है फोटॉन भैया, और इस फोटोन के पास एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। यह आने के बाद इस पे कोलाइड्स होंगे। इस फोटोन की एनर्जी, इसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, अलग पेन से निकालता हूं मार्कर से, ये जो है इसके ऊपर कोलाइड्स हो रहा है, समझो ये कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद ये फोटोन से, ब्लू पेन से, और रेड पेन वाला इलेक्ट्रॉन से, इस फोटोन के अंदर की एनर्जी इसमें होगी ऑब्जर्व। मतलब ये ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ही आ गया वैसे ही खुद एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इमिशन होना चालू हो जाते हैं, मतलब इमिट हो जाते हैं। लेकिन ये कब हो सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंस है। मैं जो एनर्जी दे रहा हूं इस फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन को, एक तो ये वर्क फंक्शन से मेरी एनर्जी ज्यादा हो, या आपने ऐसे लिखा एच न्यू इज ग्रेटर देन 5 नॉट, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। मतलब इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री करने में जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे कि उसकी एक खासियत है कि 2 इलेक्ट्रॉन होल से कम रही तो इमिट नहीं हो सकता है। आपने दे दिए सर 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा? नहीं होगा। इमिशन करने के लिए आपको इससे इक्वल टू या ग्रेटर देन देना चाहिए। मतलब ये जो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो ये फोटोन जो है, ये फोटोन के पास मिनिमम 2.5 ऐसे कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, इस एनर्जी से ज्यादा इक्वल टू होना चाहिए, तो ये फोटॉन्स इमिशन हो सकता है। चांस है भैया, होगा इसकी गारंटी अभी भी नहीं है, लेकिन चांस है वो इमिशन कर सकता है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा था हम लोगों ने, और ये एनर्जी डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब आप लोगों को मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, कम से कम कितनी, जैसे कि मैंने मॉर्निंग सेक्शन में इसके पहले एक सेशन लिया था, तो उसमें कहा था मैंने कि एक हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दोगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नो, दो दोगे तो भी नो,
नो इमिशन, ठीक है, 3 हर्ट्ज दी, नो इमिशन, ठीक है, 4 दे दी, अब इमिशन पॉसिबिलिटी, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा दी या इक्वल टू दी तो ये इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर हो गया भैया। जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, आने के बाद यहां पे इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलो, चांस है। लेकिन कब? एक तो आपको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, या ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बोलो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी होगी, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। मतलब 4 है तो यहां पे 4.1 भी लिखा तो भी चलेगा, 4.2 लिखो तो भी चलेगा, ये 4 से ग्रेटर या इक्वल टू भी रही तो भी चलती है। आपके बुक्स में इक्वल टू नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिखा है मुझे पता नहीं, एक्चुअली देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो ये होना बहुत जरूरी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो या आपको जितनी लगती है उससे थोड़ी ज्यादा दे दो, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे इमिशन हो जाए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इमिशन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कब हो सकता है? वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए जो इंसिडेंट होने वाली है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा होना चाहिए तो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो आ रही है इससे भी नहीं चलता, तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये जो है ये कांस्टेंट रखा तो भी चलता, मतलब कम लाइट रही, कम वैट का लाइट रहा तो भी चलेगा। वैट मतलब इंटेंसिटी कम रही तो भी चलेगा, लेकिन हम लोगों को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगी तो ही फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बुक्स के हिसाब से जो सेकंड पॉइंट डे वाला है, वो पॉइंट है भैया आपकी जो एनर्जी है फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये मेटल सरफेस है, ये रेडिएशन आ रहे सर, देखो फिर सर रेडिएशन आ रहे मतलब फोटॉन से वेव्स आ रही है, वेव ड्यूअल नेचर है, तो ये फोटॉन्स आ गए सर, हाँ रेड पेन से हमारे इलेक्ट्रॉन, ये फोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये फोटॉन्स है। तो ये फोटॉन्स आने के बाद ये एनर्जी इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है या एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, जो वर्ड इस्तेमाल करना है कर लो। ऑब्जर्व करने के बाद ये होगा, ऑलरेडी मेटल सरफेस है, फ्री है, लेकिन उससे इधर वाले कुछ एटम्स उसको खींचते होंगे या रिपेल जो भी करते होंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से, लेकिन सरफेस पे फ्री है, लेकिन इधर तो फ्री नहीं ना ये, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता होगा। तो आपको लग रहा है एनर्जी ऑब्जर्व करना मतलब टाइम लग रहा है, नॉकआउट करना, नॉकआउट वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने, तो इसको बाहर आने में टाइम लगेगा, मतलब फ्री होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो टाइम लगता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये कब की कंडीशन है? ये आपको यहां पे जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी देना बहुत जरूरी है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी है तब की बात कर रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर ये बाकी कहानी मैंने आपको बता दी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन देने के बाद भी क्या इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? आइंस्टाइन का कहना वही है, वेव थ्योरी में यही गलती बताई गई है, तो इनका कहना है कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता भैया, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ क्या रेडिएशन, उसको रेडिएशन कहते हैं हम लोग, ये जो लाइट आती है ना उसको रेडिएशन नाम दिया हमने, है ना। नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका नाम रखा है हमने फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है लेकिन फोटोन के कारण, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता भैया, आ गई लाइट, जैसे आएगी वैसे इमिशन चालू हो जाता है। जैसे कि इधर लाइट ऑन करो तुरंत लाइट लगता है कि नहीं, वैसे टाइम लगता नहीं। और ये टाइम होता है 10⁻⁹ सेकंड, इतना कम टाइम होता है भैया। 10⁻⁹ समझते हैं, 0.1 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सेकंड। भगवान, 1 सेकंड गिनने में तकलीफ जाती है तो बहुत कम सेकंड है, इतने कम समय में ये प्रोसेस होती है। अगर आप लोगों ने यहां पे इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉप करोगे, ये रेडिएशन स्टॉप कर दिया, तो फोटो इमिशंस आल्सो, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो भी स्टॉप होगा। मतलब ये बंद कर दो, रेडिएशन बंद कर दो, बिल्कुल यहां पे जो लाइट आ रही थी मैंने बीच में ऐसे कागज लगा दिया, तो यहां पे लाइट ही नहीं आएगी, लाइट नहीं आ गई यहां पे, तो इसका जो इमिशन हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये भी आपका स्टॉप होगा यहां पे। तो फोटो इमिशन स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप होता है, मतलब टाइम नहीं लगता ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो ये सेकंड पॉइंट है आपके बुक्स के
हिसाब से 1 by 1 पॉइंट देखेंगे हम लोग। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ नहीं मेरे ख्याल से थर्ड चल रही है ना, सेकंड डे का था। थर्ड पॉइंट ये है आपके हिसाब से, जो आइंस्टाइन के हिसाब से अगर इंटेंसिटी बढ़ रही मतलब क्या, हम लोग अभी फ्रीक्वेंसी को यहां पे कांस्टेंट करके रखते हैं। फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती भैया, आई विल रिपीट, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी। अब मैं किसको कर रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। क्या बढ़ा रहा हूं भैया, देखो इंटेंसिटी कर रहा हूं इंक्रीजेस। इंटेंसिटी इंक्रीजेस कर दी तो क्या होता है, और फिलहाल में फ्रीक्वेंसी जो है उसको कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, वही रखी, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वो भी कितनी होना चाहिए, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, जितनी लगती है उससे थोड़ी ज्यादा, उसको कांस्टेंट करके रखा है मैंने। ठीक है, अब ये है मेरा मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे ये रेडिएशन आ रहे थे। अब रेडिएशन में मैंने इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब फोटोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बढ़ा दी। ठीक है, ये 10 10 है, अब कम ज्यादा हो रहे कंसिडर करो। ठीक है, 10 10 है, नहीं है तो भी समझना 10 आ रहे, तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक फोटॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर रिजेक्ट करेगा, तो यहां से 10 यहां से 10 यहां से 10, ऐसे 30, मतलब 3, नहीं तो छोड़ दो, एक ही लाइट आ रही है, ऐसे कंसिडर करो ताकि समझ में जल्दी आ जाएगा। तो इसमें से जो मेटल सरफेस में से जितने इंटेंसिटी बढ़ोगे, इंटेंसिटी बढ़ना मतलब फोटोन की संख्या बढ़ना, फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती, इमिशन की, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज इंक्रीजेस। इंटेंसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ रहा है, देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ फोटो, या इधर लिखो क्या ऐसे, देखो ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज इंक्रीजेस, या इमिशन ऐसा लिखो यहां पे, बात समझ में आ रही है। इंटेंसिटी बढ़ाओ, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ गए तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी आपका इंक्रीज होगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको। कौन सा करंट ये, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस होने वाला है, समझ में आ रहा है। और फिलहाल में मैंने जो एनर्जी है एच न्यू, या इसको लिखते हैं एच सी बाय लैम्बडा, क्यों, न्यू का मैंने अभी सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, देखो इसकी वैल्यू डाली तो ये एनर्जी को मैंने यहां पे जो है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब एनर्जी कांस्टेंट दे रहा हूं, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी मतलब लाइट का वैट बढ़ा दिया। अभी यहां पे लाइट लगाया है मैंने, ये जो लाइट है इसका वैट 100 वैट का लिया है, बात समझ में आ रही। अभी क्या किया मैंने, वही एग्जांपल सेम टू सेम, ये 100 वैट का लाइट था हमारा, ये लाइट, ठीक है। अब हम जो लाइट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 60 वैट का लाइट, मतलब इंटेंसिटी कम कर दी, इसकी 100 की ज्यादा उजाला देगा, ये कम देगा। तो इसमें फोटॉन्स कितने, 10 थे, इसमें हम लोग 6 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से एक फोटॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है भैया, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम निकलेंगे, इससे कम निकलेंगे। तो इंटेंसिटी कम कर दी तो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट या नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कम, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, यहां पे इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब लाइट का वैट बढ़ाना, 10 वैट 15 वैट 20 वैट, लाइट का वैट बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी बढ़ना मतलब फोटोन की संख्या बढ़ना। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने की ताकत रखता है, तो 10 आगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इमिशन होना, इसी को हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा है। ठीक है, ये कम वैट कर दिया, 6 फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे आ रहे, 6 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो करंट भी कम हो गया। इस कंपैरिजन में ये करंट आपका कम हुआ है। शायद मेरी बात समझ में आती होगी भैया कि इंटेंसिटी इंप्लाइज लेस नंबर्स ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, लेस नंबर्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोअर करंट होगा इस केस में। बात समझ में आ रही है। ये 3rd नंबर का पॉइंट है आपका। देन हम लोग 4th नंबर पे पॉइंट पे बात करेंगे। अभी 4th पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। 4th पॉइंट क्या कह रहा है, देखो सबसे मेन 4th पॉइंट में यह कहना है कि हम लोगों ने यहां पे इवैक्यूलेटेड
ग्लास ट्यूब लगाया था, याद है आप लोगों को? प्रैक्टिकल याद होगा ना, बस मैं प्रैक्टिकल ही डिस्कशन कर रहा हूं मैक्सिमम। ये याद आ रहा है कुछ? यहां पे ये प्लेट थी हमारी, इसका नाम था इमीटर और यहां पे था कलेक्टर। ये पॉजिटिव को लगाते थे हम लोग, यहां पे सेटअप है नीचे, और ये निगेटिव पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल बोलो। ये रेडिएशन आ रहा है भैया, ये जो आ रहा है ये मेरा रेडिएशन से। इस रेडिएशन से क्या होता है पता है आपको? इसमें होते हैं फोटॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने का काम कर रही है फोटॉन्स। वो बोल रहे भैया दरवाजा खोल, चल बाहर निकल बाहर। अरे नॉकआउट कर रहे हैं ना, ये तो नॉक करना घर को, दरवाजे को बोलते हैं ना हम लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहां आने के, नॉकआउट होने के बाद यहां सैचुरेशन हो रहा था, और इसके कारण क्या होता है? सैचुरेशन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिशन बंद होता कुछ देर के बाद। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन कौन से निकल रहे? निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो रहा है। तभी मैंने क्या किया, यहां पे पोटेंशियल मैंने जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहती है, उसका नाम ही क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नाम रखा है। तो इसको पोटेंशियल मैंने 1 होल्ड किया, तब मैंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जूम करते हुए 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे, समझो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके कारण जो करंट हो रहा है 0.1 एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना करंट फ्लो होना बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस का। बाद में मैंने एक्सेलरेटिंग मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, 2 होल्ड किया, तब मैंने देखा 0.2 एम्पियर करंट हो गया भैया। क्यों? क्योंकि इसके 10 आ रहे थे, अभी 10 के 20 हो गए। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते 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 10 वोल्ट करूं, तब मुझे यहां 1 एम्पियर इतना करंट मिलेगा। मतलब मुझे यह बताना है भैया कि आप लोग ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज। इसका काम क्या है? नॉकआउट करना। मतलब ये जो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस इलेक्ट्रॉन को इस फोटोन ने एनर्जी दी, मतलब इसकी एनर्जी इसने ऑब्जर्व की है। किसने? फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व की, और ये नॉकआउट मतलब बाहर आने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको फ्लो करने का काम ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कर रहा है, ज्यादा करते हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सैचुरेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, लेकिन यहां से जुम 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 ऐसे भागने के लिए, दौड़ने के लिए ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये पोटेंशियल इंपॉर्टेंस है। बाद में एक लिमिट के बाद क्या होगा? इस सरफेस पे समझो, इस सरफेस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही? 100 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने क्या किया यहां पे कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी भैया। इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब 100 फोटॉन्स आके 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, अलग अलग एनर्जी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें ने क्या कुछ कोलिजन भी होता होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने में तकलीफ जाती होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं, जैसे कि सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन को पुशअप किया तुरंत निकल गया, तुरंत। कुछ इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहे होंगे, कुछ एटम्स कोलिजन होता होगा। तो हर की एनर्जी अलग अलग है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ रहे हैं, कुछ कभी कुछ लेट आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट रखी है। तब मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन का एक करंट, मैंने ऐसा ग्राफ भी निकाला था, याद होगा, देखो ये सैचुरेशन करंट। बाद में क्या हुआ? 100 इलेक्ट्रॉन वही सर्कुलेट होंगे, जुम 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 सर्किट में सर्कुलेट होंगे। तो देखो पहले करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये करंट का इक्वेशन था, और ये आपने देखा होगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, जाके देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी लोएस्ट इंटेंसिटी है समझो। तो यहां से यहां करंट बढ़ गया इतना, ये दिख रहा है ना आपको? यहां से इतना करंट बढ़ गया, देखो ये करंट बढ़ गया। बाद में सैचुरेशन में चला गया, इसको सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट कहते हैं। बस इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता। हाँ, आपने इंटेंसिटी 1 बढ़ा दी समझो, इंटेंसिटी 1, अब इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी बढ़ा दी। पहले इंटेंसिटी थी इतनी, अब बढ़ा दी, डबल कर दी, तो ये भी सैचुरेशन करंट आपका डबल करेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो सैचुरेशन करंट भी डबल मिलता है। दोबारा मैंने इंटेंसिटी और ट्रिपल टाइम कर दी तो सैचुरेशन करंट भी ट्रिपल टाइम। लेकिन मैंने क्या कांस्टेंट रखा यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी देखो, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड होता है, मैंने बोला था आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो डिपेंड होता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है भैया, समझे ना? ये बात समझ में आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं I1, ये I2, नहीं तो ION, IO2 या I23। क्यों? ये सैचुरेशन करंट, तो सबसे ज्यादा सैचुरेशन करंट I3 का है, ये I2 का है, और सबसे छोटा इसका है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है भैया।
बात समझ में? क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है करंट। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ गई, फोटॉन्स बढ़ गए, फोटॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो करंट बढ़ेगा, लेकिन सभी सैचुरेशन में चले जाएंगे। बात समझ में आती होगी भैया मुझे क्या बताना है इसमें? ठीक है, इसमें पांचवा पॉइंट भी यही कवर कर दिया मैंने। पांचवा पॉइंट क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? डबल में। अगर इंटेंसिटी बढ़ दी तो सैचुरेशन करंट आपका डबल में बढ़ता है। डबल इंटेंसिटी करो, डबल सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, है ना? यहां पे 3 टाइम तो 3 टाइम, 4 टाइम तो 4 टाइम, मतलब जैसे जैसे बढ़ाओगे इंटेंसिटी वैसे वैसे आपका सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट यही था। छठवां पॉइंट है आपके बुक्स में, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा आपको आइडियली मान के चलना पड़ेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना चीजें, ये ऐसे पक्का नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी आके कोई अगर इंसिडेंट होती है रेडिएशन, तो पक्का नहीं है कोई इमिशन करेगा। हम लोग मानते हैं ऐसे ही। मतलब छठवां पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास ये मेटल सरफेस पे जो रेडिएशन आ रहा है, ये रेडिएशन, तो इस रेडिएशन के पास एनर्जी भैया E=h नाम की। यहां पे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और ये ऑब्जर्व होने के बाद यहां पे कुछ एनर्जी खर्च करता है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। फाई नॉट पहले W0 लिखते थे, यहां पे कुछ खर्च कर रहा है, मतलब यहां पे जो एनर्जी आ रही थी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिनते हम लोग। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने फ्री इलेक्ट्रॉन या इजेक्ट करने में वेस्ट की, स्पेंड की, बोलो। जो रिमेनिंग एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के बाद वो भागेगा, दौड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कर दे। कितनी? तो 15 कर दी। तो 15, देखो कोई वेस्टेज एनर्जी नहीं इस चीज में। एक्चुअली वेस्टेज एनर्जी होती है किसमें? कोलिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते कोई आजू बाजू वाले के साथ टक्कर मारते रहता है, कोलिजन करता है, धक्का मारता है, या कोई इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता भी होगा, तो वेस्टेज होती है ओरिजिन में, लेकिन हम लोग मान रहे नहीं है वो कोलिजन कोई नहीं हो रहा है। मतलब मैं जो एनर्जी दे रहा हूं ये वर्क फंक्शन में, किसमें? वर्क फंक्शन, और दूसरी जो है भैया वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में ही मेरी एनर्जी जा रही है, कंसीडर कर रहा हूं मैं। ये कोई फिक्स नहीं है, चांस नहीं कि इलेक्ट्रॉन को 20 दे दिए इसलिए इमिशन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभी 5 वर्क फंक्शन और 15 वो कोलिजन में ही वेस्टेज करता है और बाहर निकल नहीं पाता, ऐसा भी होता है कभी कभी, ये भी चांस होता है, समझे? तो यहां पे इसका फार्मूला होता है h, और ये वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन मतलब वो भी एनर्जी है, तो न्यू नॉट, क्योंकि इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है हमने, जो इमिशन होने के लिए लगने वाली फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये h न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स। ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मिलेगी ये निकालना है, तो आप कर सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स मेरे पास जो मिल रही है वो h है, ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, h को कॉमन निकाला। ये भी फार्मूला सही होता है। मैं आपके बुक्स में जो फार्मूले नहीं है वो भी पढ़ाऊंगा, मेरा हक है भैया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, नीट जेडब्ल्यूसीईटी के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से नोट डाउन करें। ये एक फार्मूला बन रहा है, ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, आप देखो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मुझे बताओ कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा है, तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा होगा। तो इसके जगह पे पुट कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स h, यहां पे C बाय लैम्बडा माइनस C बाय लैम्बडा नॉट, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं उसको। ये वेवलेंथ है, लेकिन ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ पे कब इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। तो हम लोग कर सकते हैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई, तो h, ये C को बाहर निकाल रहा हूं, 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। इसके ऊपर भी वेवलेंथ दिया तो ये फार्मूला, फ्रीक्वेंसी दिया तो ये फार्मूला। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर केसेस भी बन सकते हैं। क्या केस बनेंगे? न्यू इज लेस देन न्यू नॉट अगर रहा, क्या लग रहा है आपको? निगेटिव आंसर आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, मतलब यहां से इमिशन होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे कम दे रहे हैं हम लोग, जितनी चाहिए उससे कम दे रहे हैं। कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, नो इमिशन
फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरी केस है भैया न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। हाँ, जितनी चाहिए उससे ज्यादा देना। ज्यादा दी तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर रहेगा। ये 100 है, ये -5 है, तो 95 पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो पॉजिटिव आंसर मतलब यहां पे होंगे इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन होगा भैया। और यहां न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी दी तो जस्ट इमिट हो सकता है, चांस है इमिट होने का। इमिट नहीं, जस्ट इमिट। क्या लिखोगे आप, जस्ट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इसके केसेस भी बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ तकलीफ हो रही है भैया? आगे बढ़ना है, ऑल इज वेल। 27 नंबर पे जो पॉइंट दिया आपके बुक्स के हिसाब से, क्या पॉइंट है उनका? कहना है कि ये जो मेटल सरफेस है, हर टाइम मेटल सरफेस ही है और वही रेडिएशंस है। ये देखो, ये रेडिएशंस है, ठीक है भैया। उनका कहना है कि ये जो फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन को देते हैं एनर्जी। सबको पता है, आप कितने बार बोले यार। अब ये फोटॉन्स बाहर आते, तो ये फोटॉन्स बाहर आने वाले जो है, ये फोटॉन्स बाहर आ रहा है, उसके पास नहीं क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास मैंने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तीसरे के पास देखा यहां पे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। मतलब हर के पास जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी जब इमिशन होता है तब। अब बोलेंगे सर ये तो फोटॉन से, इनके पास जो एनर्जी है इंटेंसिटी सेम रही तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेम रही तो एनर्जी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये तो लाइट से आ रही है और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए इसकी। तो ये क्यों अलग अलग एनर्जी से बाहर निकाल रही? रीजन ये भैया कि ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इसका एक डिपेंड होता है एक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी समझो मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितने इनसाइड है, यहां सरफेस पे जो है इसको कम एनर्जी देने के बाद भी इमिट होता है, और इसको बाहर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगता है। सरफेस भी है लेकिन थोड़ा अंदर है। पहला इलेक्ट्रॉन था, उसके पीछे दूसरा है, तीसरा है, ऐसे सरफेस पे ही है लेकिन थोड़े थोड़े अंदर है। तो ये जल्दी बाहर निकलेगा, कम एनर्जी वेस्टेज करेगा, ज्यादा एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। इसकी अंदर है थोड़ा तो इसको ज्यादा। अब दूसरी बात, इसको थोड़ा ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने में वेस्टेज जाने वाली है, और ये बाहर लेके आने कम एनर्जी लेके आएगा। तीसरे वाला एनर्जी फ्री होने में ज्यादा लग रही है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होके बाहर आ रहा है। ये एक हो गई बात। और एक बात क्या हो सकती है पता है आपको? और एक बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है, ये कितना कोलिजन करके आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का धक्का देके आ रहा है, कितना कोलिजन हो रहा है, इससे भी इसकी एनर्जी डिसाइड होती है। इसका मतलब ये इंटेंसिटी आ रही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है भैया, तो बाहर आते समय हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंटली सेटअप के दौरान आप लोगों को बताया कि यहां पे ये जो मेटल सरफेस है, ये ठीक है, तो ये देखो ये रेडिएशंस आ रहे हैं। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ रहे हैं, तो इसके हर की एनर्जी अलग है, हर की एनर्जी अलग है। मुझे करना है उनको स्टॉप, रोकना है। मुझे देखना है कि इसको रोकने के लिए कितनी ताकत लगेगी, मेरी कितना पावर लगेगा। अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे 1 2 3 4 5 6 आ रहे, क्या 6 को रोकने के लिए लगने वाली ताकत सबकी सेम होगी क्या? पावर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसको जोर से रोकना पड़ेगा, इसकी एनर्जी कम है तो उसको कम एनर्जी से रोकने की ताकत लगेगी, कम ताकत लगने वाली है। तो इसीलिए भैया बात को समझो कि यहां पे मुझे कम रोकने के लिए ताकत, तो उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हर का अलग अलग क्यों है, समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोग पहले लगाते थे निगेटिव, यहां पॉजिटिव लगाते थे। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए यहां लगाएंगे निगेटिव, यहां लगाएंगे पॉजिटिव। रिवर्स करेंगे उसकी पोलैरिटी और निगेटिव से इसको स्टॉप। क्यों? निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। और ये जो बात है हमने देखा बाद में कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक मतलब वर्क कर रही, और वर्क का फार्मूला एक्चुअल में जब पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल अपॉन चार्ज, चार्ज के लिए हमने ई इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वर्क कर रहे हैं ना, वर्क हो रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, सॉरी, वर्क अपॉन चार्ज, सॉरी भैया, ठीक है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज।
पढ़ा होगा ना, वर्क अपॉन चार्ज। अच्छी बात है सर, मतलब मुझे वर्क निकालना है तो चार्ज के लिए मैंने ई इस्तेमाल किया है, ई इस बुक्स में, तो यहां पे लिख सकता हूं ई वी नॉट। वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई मतलब क्या, इस चार्ज को स्टॉप करने के लिए लगने वाला। तो ये वर्क इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कर रहा मतलब वर्क हो रहा है, इसीलिए मैं इसका फार्मूला ये इक्वल रखो तो ये काम हो सकता है। अदरवाइज मेरी, और ये भी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है मेरी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोलिजन गिलिजन पकड़ रहे नहीं हम लोग, समझे ना। तो ये मेरा इक्वेशन मिल रहा है यहां पे, मतलब भैया मेरा जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन लिख के दिया एच न्यू माइनस न्यू नॉट, मतलब भैया एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो भी है। बात समझ में आ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन था, मैंने ग्राफ निकाल के दिया था, याद होगा आप लोगों को, शायद याद होगा। ये देखो मैंने बोला था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और ये मेटल ए मेटल बी लिख के दिया था, याद है, मेटल ए और ये दूसरा था मेटल बी। तो मैंने कहा था ये फ्रीक्वेंसी इसकी इस फ्रीक्वेंसी से, और ये इसका वर्क फंक्शन, याद आ रहा है अभी कुछ, और ये इसका वर्क फंक्शन है ना, बात समझ में आ रही है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कारण यहां से ग्राफ नहीं आ रहा है, ये जो है ना, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, एक पर्टिकुलर जाके फ्रीक्वेंसी बाद में मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब इस पार्टिकल की या इस चार्ज की क्या बढ़ाना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉप करने के लिए ताकत भी ज्यादा, ये इसका मतलब है भैया। ओके, 7 नंबर पे यही पॉइंट आप लोगों को चिल्ला कर कह रहा है, दूसरा कुछ ही नहीं, ठीक है। बाद में 8 नंबर पे पॉइंट डी वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। 8 नंबर पे ये कहता है सही में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट लिखा है हमने। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है ना तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, मैक्स वाली है, ध्यान देना, ये मैक्सिमम वाली है, डिवाइडेड बाय ई। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, पार्टिकल की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉप करने के लिए ताकत ज्यादा, ये बात है। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास इसके हिसाब से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूं तो आपने जो फार्मूला लिखा था उसके बारे में बता रहा हूं, एच न्यू माइनस फाई नॉट अभी लिखा। अरे एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, यहां पे लिखा था ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट, तो इसको लिखता हूं एच न्यू एनर्जी, ये इधर गया तो फाई नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। काइनेटिक एनर्जी आने के बाद सॉरी जो एनर्जी आती है वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होती है, रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम में होती है, तो मैक्सिमम लिखो भैया। लेकिन मैक्सिमम का फार्मूला ये है मेरे पास, ई वी नॉट एच न्यू माइनस फाई नॉट, मैक्सिमम का ये फार्मूला मिला है ना मुझे, तो वी नॉट एच न्यू बाई ई, ये दोनों टर्म को डिवाइड ले लो, बात समझे। तो ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेरे पास एक न्यू फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है ना ये दोनों, इसलिए इसको ब्रैकेट किया, बाकी कुछ नहीं। अब पूछेंगे सर ब्रैकेट क्यों किया, एच कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका रेशियो कांस्टेंट लेके वैल्यू भी डाल सकते कांस्टेंट की, तो ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन पता रहा, फ्रीक्वेंसी पता रहा, ई इज द चार्ज, और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
जूल सेकंड, ये कांस्टेंट है। ओनली फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पता लगा मुझे तो श्योर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उसको, इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, है ना, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे ये जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना आप लोग, उसको रोकने के लिए ये पता लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, इस फार्मूला इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये है भैया, सभी कहानी ये बता रही है चिल्ला चिल्ला कर कि इंटेंसिटी जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कौन है फिर? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। लेकिन एक बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कब है?
न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रही हो सफिशियंट होना चाहिए, मतलब बहुत कम देखो फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, ये सेटिस्फाई हो गए। यही कहानी इसमें बता रही। और मैंने तो E इज इक्वल टू इसका तो फार्मूला बता दिया एच न्यू, तो ये n होता है एच न्यू, पता है ना n क्या, नंबर्स ऑफ फोटॉन ज्यादा बढ़ गए, तो ये तो कहानी बता दी। तो इस लेक्चर को यही करते हैं खत्म। अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे 4th नंबर पे। तब तक बच्चों आपको ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।